पर व्यूअर्स। जैसे जैसे 2024 पास आ रहा है, उत्तर और दक्षिण के बीच बंटवारे की कोशिशें तेज होती दिख रही हैं। इस मुहिम में ताजा नाम डीएमके नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन का जुड़ा है, जो कह रहे हैं कि यूपी बिहार के हिंदी भाषी लोग तमिलनाडु आकर साफ सफाई का काम करते हैं। बिल्डिंग कட்டுறது யாருங்க? இன்னைக்கு பாரு எல்லா வேலையும் வந்து யூபில ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் தான், பீகார்ல ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் இங்க வந்து தமிழை கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வீடு கட்டி தரான், சாலையை பெருக்கறான், குக்கூஸ் கழுவறான். இதாங்க हिंदी படிச்சா। बयान दयानिधि मारन ने दिया और निशाने पर नीतीश कुमार, तेजस्वी और कांग्रेस आ गई है। और जो भी कुछ हो रहा है ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी खड़गे साहब के इशारे पर हो रहा है। कांग्रेस और डीएमके की भाषा वही भाषा है जो देश को तोड़ने वाली भाषा है, और राहुल गांधी आनंद लेते हैं ये सब सुनकर। दयानिधि मारन यह गाली नहीं दे रहे हैं, यह इंडी गठबंधन के नेता गाली सुनवा रहे हैं। वो बहुत निंदा करने वाली बात है। इससे हम लोग सहमत नहीं कि दूसरे राज्य के जो लोग हैं बिहार और यूपी का भी सम्मान करें। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। इस बीच नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें भी इंडी गठबंधन के लिए परेशानी का सबब बनी हुई। चर्चा ये थी कि दिल्ली की बैठक में ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के लिए प्रस्तावित किया, तो नीतीश वहां से खफा होकर निकल गए। हालांकि आज उन्होंने नाराजगी की बातों से इनकार कर दिया। नहीं भाई, गलत है, हम जरा भी नाराज नहीं है। अब कह रहा था उनको हमके ठीक बनाइए, जिनको भी बनाइए, हमको नहीं कोई इच्छा है। अरे ये कहिए ना कि अंगूर खट्टे हैं, आपकी कोई इच्छा नहीं है, आपकी तो कभी इच्छा थी ही नहीं। आप तो मुख्यमंत्री भी नहीं बनना चाहते थे, जबरदस्ती लोगों ने बना दिया, आप बन जाते हैं, क्या करिए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडी गठबंधन की तरफ से आए दिन नॉर्थ वर्सेस साउथ करने वाले जो बयान आ रहे हैं, वो महज संयोग हैं या फिर बांट कर वोट की लालसा वाला प्रयोग। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। उत्तर बनाम दक्षिण लड़ाएंगे, क्या वोट पाएंगे? और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए देख लेते हैं मैजिक कॉल पर विपक्ष के बंटवारे वाले सियासी प्रयोग का विश्लेषण। किसने कहा? राहुल गांधी ने फरवरी 2021 में तिरुवनंतपुरम केरल में दक्षिण के मुकाबले उत्तर के लोगों की सोच सतही होती है और वो सतही राजनीति करते हैं। रेवंत रेड्डी सीएम तेलंगाना, दिसंबर 2023 हैदराबाद में क्या कहा? मेरा डीएनए तेलंगाना का है और केसीआर का डीएनए बिहार का है, बिहार के डीएनए से तेलंगाना का डीएनए बेहतर होता है, यह कहा रेवंत रेड्डी ने। सेंथिल कुमार डीएमके के दिसंबर 2023 लोकसभा पार्लियामेंट में कहा कि बीजेपी केवल गौमूत्र राज्यों में जीत दर्ज कराती है, बीजेपी कभी भी दक्षिण भारत में नहीं आ सकती। इस बयान के लिए उन्होंने माफी मांगी थी। दयानिधि मारन डीएमके के नेता है, इंडिया अलायंस के बड़े पार्टनर हैं, कांग्रेस के बेहद करीबी हैं, कांग्रेस के शासन में मंत्री रहे हैं और एक बार नहीं कई बार रहे हैं। क्या कहा इन्होंने? यूपी बिहार के हिंदी बोलने वाले लोग तमिलनाडु में टॉयलेट और सड़क साफ करते हैं। इन्हें लगता है कि जो यूपी बिहार से लोग दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं वो सिर्फ टॉयलेट साफ करने का काम करते हैं। ये इस व्यक्ति के विचार है, ये इंडिया अलायंस के विचार है, ये आप सोच सकते हैं इंडिया अलायंस के एक नेता के विचार है। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है क्या 3 राज्यों में हारने के बाद इंडी गठबंधन बंटवारे का खेल खेल रहा है? क्योंकि याद करिए जिस दिन 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई थी, कांग्रेस के एक नेता ने बोला था नॉर्थ वर्सेस साउथ। मायने क्या है इसके? मेरे साथ बात करने के लिए आज कौन कौन जुड़ रहा है, आइए मैजिक वॉल पे आपको मिलवा देते हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में आचार्य प्रमोद कृष्णम है,
कांग्रेस के नेता हैं, मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा है, नीतीश विचार मंच के, जेडीयू के, मेरे साथ सुनील यादव है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ शहजाद पूनावाला है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। उनका भी अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। और इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं आपसे। आचार्य जी, इंडिया अलायंस के नेता कह रहे हैं कि दक्षिण में जो उत्तर भारतीय हिंदी बोलने वाले आते हैं, बिहार के लोग होते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग होते हैं, वो टॉयलेट और सड़क साफ करने के लिए आते हैं। देखिए अमीश देवगन जी, दुष्यंत कुमार का एक बहुत ही पॉपुलर शेर है कि गजब है सच को सच कहते नहीं वो, कुरानो उपनिषद ओढ़े हुए हैं, चढ़ाते फिर रहे हैं जो चढ़ावे, तुम्हारे नाम पर सब बोले हुए हैं। हमारी कोई गलती नहीं है, हमारा कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हम अपने तमाम साथियों की गलतियों की सजा भोग रहे हैं। सवाल इस बात का है कि हमारे साथ जो भी राजनीतिक दल हैं, जो भी नेता हैं, वो बड़े सम्मानित भी हैं और बड़े ज़मीनी नेता हैं, बहुत पॉपुलर नेता हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र के मंत्री रह चुके हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो बीजेपी को क्रिटिसाइज करने की बजाय और बीजेपी से कैसे लड़ा जाए, बीजेपी से लड़ने की रणनीति क्या हो, इसके बदले में इसकी बजाय वो क्या कर रहे हैं, कोई हिंदू को गाली दे रहा है, कोई हिंदी को गाली दे रहा है, कोई हिंदी का अपमान कर रहा है, कोई हिंदुस्तानी का अपमान कर रहा है। हद हो गई है। कोई सनातन को मिटाने की बात करता है, कोई रामचरितमानस के पन्ने फाड़ने की बात करता है, कोई रामचरितमानस को जलाने की बात करता है, कोई तुलसीदास को पागल कहता है। और ये सब हमारे अपने लोग हैं। तो हमारे भाग्य की विडंबना है कि इनकी सजाओं को भोग रहे हैं, इनकी गलतियों की सजाओं को हम भोग रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है, लेकिन इनको भाग्य विधाता तो आप ही लोगों ने बनाया है ना। इनको भाग्य विधाता तो आप ही लोगों ने बनाया है। क्या उत्तर भारत के लोग टॉयलेट साफ करने के लिए जाते हैं तमिलनाडु के अंदर? और ये बात किसी को अखर नहीं रही पूरे इंडिया अलायंस के अंदर। अमीश देवगन जी, मैं इस पे दो तरह की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। एक इसका पक्ष है भावनात्मक पक्ष, मतलब एक तो इसका भावनात्मक पक्ष है और दूसरा है राजनीतिक पक्ष। भावनात्मक पक्ष अगर हम देखें तो उत्तर भारतीयों का जितना अपमान डीएमके कर रहा है और हिंदू समाज का अपमान, सनातन को मिटाने की बात, सनातन को डेंगू, मलेरिया, कोढ़, कुष्ठ और कोरोना बताने का, ये जो पाप कर रहे हैं, ये इनके पापों की सजा हमें मिलेगी और हमें मिल रही है। हमें 3 राज्यों में मिली। ऐसे ही इस भावनात्मक दृष्टिकोण अगर इसका देखा जाए तो हमें डीएमके से समझौता नहीं करना चाहिए, हमें डीएमके को वार्न करना चाहिए। और उत्तर भारतीयों के अपमान पर, बिहारियों के अपमान पर, बिहारी अस्मिता की बात पर, उत्तर प्रदेश की अस्मिता की बात पर, अरे ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार, जहां एक एक देश के कितने प्रधानमंत्री हमने दिए, इन राज्यों ने दिए, लेकिन कभी हम उत्तर दक्षिण की बात नहीं करते। तमिलनाडु से लेकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अंडमान से लेकर के गुवाहाटी तक सब भारत एक है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जितने हमारे सहयोगी दल हैं, ये ऐसे बीज बो रहे हैं कि जिन्हें काटने में कांग्रेस ही निपट जाए। अच्छा। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में इन्हीं सब गलतियों की सजा से हम हारे। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस की कोई गलती नहीं थी भाई, इन सब की गलती इस तरह के नहीं, मैं आप मेरी बात को मेरी तरह ही लें। मैं ये कहना चाहता हूं, सारे पॉलिटिकल पार्टियां आखिर एक के बाद एक के बाद एक ये गलतियां क्यों कर रहे हैं? कोई गौमूत्र की बात कर रहा है, कोई हिंदुओं को गाली दे रहा है, कोई हिंदी को गाली दे रहा है, कोई उत्तर भारतीयों को गाली दे रहा है, कोई बिहारियों को गाली दे रहा है, कोई उत्तर प्रदेश वालों को गाली दे रहा है। और हमारे 5 सेकंड और दीजिएगा, और हमारे सभी बड़े नेता इस पे चुप हैं। इससे एक परसेप्शन बन रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है, इंडिया गठबंधन जो है, ये हिंदुओं के विरोध में है, ये हिंदी के विरोध में है, ये उत्तर भारतीयों के खिलाफ है, ये हिंदुस्तान के खिलाफ है। तो इन सब गलतियों की जो सजा है हम सब भुगतेंगे। तो नहीं, आप भुगतेंगे और हम भुगत रहे हैं। 3 राज्यों में चुनावों में हार हो गई है। शहजाद पूनावाला, बीजेपी कह रही है ये पूरा प्लान जो है ये राहुल गांधी प्लान है और इसकी शुरुआत होती है फरवरी 2021 में, जब दक्षिण के मुकाबले उत्तर भारतीय लोगों की राजनीतिक समझ को सतही बताया जाता है। क्यों बीजेपी को ऐसा लगता है कि ये राहुल गांधी प्लान?
देखिए, अपमान करना ही इनके इंडी गठबंधन की पहचान बन चुकी है। आज भी आप देखिए, पहले सनातन का, हिंदू धर्म का अपमान किया उदयनिधि स्टालिन ने ही नहीं, बल्कि प्रियंक खड़गे ने। और ये बयान सुनिए, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है। ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में जी, तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस। तो ये कोई छोटी मोटे नेताओं की बात नहीं है, ये सबसे ऊपर से ही किया जा रहा है। दूसरी बात, संवैधानिक पदों का अपमान करने के बाद, जाति में बांटने के बाद, ये सारे कार्ड जब फेल हो चुके हैं, तो आज उन्होंने नॉर्थ साउथ डिवाइड शुरू कर दिया है। और ये शुरुआत जो है, ये आज से नहीं हुई। दयानिधि मारन का ये 4 साल पुराना बयान ही केवल नहीं है। उसमें तो मैं एक चीज बता दूं कि सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर अगर कहीं से निकलते हैं तो यूपी बिहार से निकलते हैं। आज की तारीख में जो चीफ सेक्रेटरी है तमिलनाडु का, वो भी तमिलनाडु से नहीं है, वो उत्तर भारत से है। और देश के प्रथम राष्ट्रपति से लेकर अधिकतम प्रधानमंत्री उत्तर भारत से आते हैं। पर छोड़ देते हैं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि इसके अलावा, मारन जी के अलावा, सेंथिल कुमार ने जो बयान दिया, आपको पता है, भारती जी कहते हैं उनके नेता कि ये पानीपुरी बेचते हैं। वैसे पानीपुरी बेचने में, टॉयलेट साफ करने में कोई खराब बात नहीं है, ये तो श्रम है। भ्रष्टाचार करना बुरी बात है। के नेहरू कहते हैं बददिमाग है, एलन गोवन कहते हैं कि ये जो हिंदी है वो अपने आप को अंडर डेवलप करती है। पर राहुल गांधी ने भी तो इसी प्रकार का बयान अमेठी चुनाव हारने के बाद दिया था ना। प्रियंका वाड्रा तो खिलखिला रही थी जब चन्नी जी भैया कह रहे थे। तो ये शुरुआत जो होती है, ये प्रथम परिवार से ही होती है। और अगर ऐसा नहीं है तो रेवांत रेड्डी ने क्या कहा था? रेवांत रेड्डी ने कहा था कि ये बिहारी डीएनए, कुर्मी डीएनए जो है वो तेलंगाना डीएमके से कमतर होता है। उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई? नीतीश जी के विचार मंच से एक व्यक्ति बैठे हैं, नीतीश जी के विचार क्या है इस पर? अब इधर उधर की बातें ना करें। नीतीश जी ने यह भी सुन लिया कि पानीपुरी बेचते हैं, नीतीश जी ने यह भी सुन लिया टॉयलेट साफ करते हैं, नीतीश जी ने यह भी सुन लिया कि कम बददिमाग होते हैं, नीतीश जी ने यह भी सुन लिया कि बिहारी कुर्मी डीएनए जो होता है वो तेलंगाना के डीएनए से कम होता है। और नीतीश जी का वो बात ना बताना, क्योंकि 2015 के बाद 2017 में गठबंधन कर चुके हैं वो, तो वो वरना कोई पुराना बयान देंगे और बोलेंगे ये देखिए ये बयान दिया गया था। आज बताइए कि इन बयानों पर नीतीश जी का क्या स्टैंड है? जी, सीधा सवाल सत्यप्रकाश मिश्रा जी आपसे पूछा गया है, इसका जवाब क्या आपको लगता है कि बैठे बिठाए इंडिया अलायंस के जिम्मे ये सब कुछ लग जाता है? ये सेल्फ गोल है या फिर ये प्लानिंग है? दक्षिण में तो इंडिया अलायंस अच्छा करे, ऐसा पॉलिटिकल आकलन है इंडिया गठबंधन का ही कि दक्षिण में तो अच्छा करेगा, लेकिन उत्तर भारत में थोड़ा नुकसान होगा, वो हम जाति काट खेल के बचा लेंगे। रणनीति ये है इंडिया अलायंस की। अमिश देवगन जी, उत्तर से दक्षिण तक इंडिया अलायंस की 28 पार्टियां एक साथ जो जुट गई हैं और उसकी 4 मीटिंग्स जो हो गई हैं, तो ये सो कॉल्ड एनडीए के तमाम लोगों के बीच एक खलबली मची है कि इनके बीच दिखाओ कहीं कोई लड़ाई है, कहीं कोई छेद है, कहीं कोई दिक्कत है, नीतीश जी नाराज हो गए तो उसने ये कह दिया। अरे नीतीश जी की आधुनिक भारतीय राजनीति में आज के दौर में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 28 पॉलिटिकल पार्टी जो अलग अलग विचारधाराओं की हैं, उसको लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों पर एक साथ एक मंच पर खड़ा किया। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है आज के तिथि में, आज की तारीख में। रही बात दयानिधि मारन कुछ कह देते हैं, सत्यप्रकाश जी आपकी बात का सम्मान है, उपलब्धि है, सबको एक मंच पे खड़ा करा, लेकिन वो ये सब बहुत बड़ी बात है। 28 पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी हैं, अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी को यदि एक साथ एक मंच पर किसी व्यक्ति ने खड़ा किया है, आप मुझे अगर बोलने नहीं देंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। एग्री करते हैं अमिश जी, मुझे बोलने दीजिए। बोलने दे रहा हूं मैं आपको। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की क्षुद्र टिप्पणी करता है, वो किसी भी पार्टी का नेता हो, निंदनीय है। ये शहजाद जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि कोई काम करना खराब नहीं है, लेकिन आप किसी को टारगेट करके उसको निम्न स्तर का बताएंगे, ये निंदनीय है। रेवंत रेड्डी हो, मारन हो, कोई भी व्यक्ति हो, ये बहुत घोर निंदा का विषय है। लेकिन 28 पार्टियों के तमाम नेताओं ने क्या इस बात पर कभी कुछ कहा? सब एक सूत्र में, एकता के परिचायक के तहत इस देश की संविधान और व्यवस्था को लेकर, लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक साथ खड़े हुए। तो मीडिया से लेकर के तमाम वो दल जो इससे घबराए हैं, उनको दिखना है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में कुछ खटपट चल रहा है, नीतीश जी नाराज चल रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं, इस गठबंधन की तमाम जो भी पिरोई गई ताकतें हैं, वो एक सूत्र में एक साथ खड़ी हैं, कोई नाराज नहीं है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला चल रहा है। रही बात, अगर मारन जी ने, यदि किसी व्यक्ति ने इस तरह की एक क्षुद्र टिप्पणी की है 4 साल पहले, उसको अचानक आज मीडिया लेकर आया है, तो तेजस्वी यादव जी ने उसकी निंदा की है और तमाम दल भी निंदा करेंगे। मैं प्रमोद कृष्णन जी की एक
एक बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि कोई सनातन को वहां से गाली दिया इसलिए 3 राज्यों में आप चुनाव हार गए, क्योंकि उसके अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन ये देश सबका है, सर्वधर्म सद्भाव का है। आपने बोला, आपने आचार्य जी का भी नाम लिया, लेकिन पहले शहजाद का जवाब होगा, फिर आचार्य जी। ओके, देखिए एका तो इनमें गजब की है। अभी हमने सुना जेडीयू के एक विधायक गोपाल मंडल ने तो कहा खड़गे फट गए, और जेडीयू के ही सांसद सुनील कुमार पिंटू ने देखिए बीच में बोल गए। इनकी लगातार यही इनकी बीमारी है, ये किसी को समाप्त करने नहीं देते, ये इनकी बीमारी है। हमारी पार्टी का कोई व्यक्ति बोला होता, कोई आधिकारिक व्यक्ति कुछ बोला होता तो कोई बात होती। अब उनको बुलवा लें, दीजिए ये आप 10-15 मिनट बोल दो सत्यप्रकाश मिश्रा, उसके बाद मुझे मौका दो, फिर बीच में मत बोलो। आपकी टर्न है, अभी आप बोलिए 40 सेकंड, फिर सत्य जी बोलिए। अच्छा, जहां तक 4 मीटिंगों की बात है तो उन मीटिंगों में क्या निकला? सुनील कुमार पिंटू ने बताया कि आओ खाओ फोटो खिंचाओ और चले जाओ। एका इतनी है लोकतंत्र के नाम पर कि आज के दिन केरला कांग्रेस के अध्यक्ष सुधाकरन ने पिनराई विजयन को साइकोपैथ कहा है, केसी वेणुगोपाल ने कावर्ड और सेडिस्ट कहा है कि हमारे लोगों को जेल में डाल दिया, इमरजेंसी चल रही है केरला में, ये उन्होंने कहा है तानाशाही, आज के दिन का है। वेस्ट बंगाल में क्या कहते हैं अधीर रंजन चौधरी तृणमूल कांग्रेस के लिए, वो छोड़ देते हैं, वो विषय नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ आज के विषय में, मेरा केवल सवाल इतना है, प्लीज बीच में डिस्टर्ब नहीं, मेरा केवल सवाल इतना है कि मनीष कश्यप का नाम सुना है ना अमित जी आपने? तमिलनाडु में मनीष कश्यप नाम के एक युवक पर एनएसए लगाया गया। तेजस्वी यादव सिर्फ निंदा करेंगे, उन्होंने तो सामाजिक न्याय वाली पार्टी कह दिया डीएमके पार्टी को, आप पूरी बाइट चलाइए। उनके ऊपर एनएसए कब होगा? उदयनिधि स्टैलिन पर एनएसए कब होगा एनएसए? आज जिस मारन ने कहा है, कब होगा एनएसए एलन गोवन पर? कब होगा एनएसए इन बाकी तमाम नेताओं पर, भारती पर, जिन्होंने इस प्रकार के वक्तव्य दिए? आप सरकार हो, आप युवाओं पर एनएसए डालते हैं, आपके गठबंधन के साथी युवाओं पर डालते हैं, आप कब डालेंगे एनएसए पर? बोलिए। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा, सीधी सी बात है, आप रफू करने के, यानी गठबंधन इंडिया अलायंस जो है वो रफू करने का काम कर रहा है, लेकिन मामला रफू से आगे बढ़ गया है, ये पॉलिटिकल नुकसान है। और जहां तक आपने आचार्य जी की बात को कहा, आचार्य जी कह रहे हैं कि 3 राज्यों में हार हो गई, उसके पीछे एक कारण ये सब बयान भी थे कि आपको नहीं लगता अगर सनातन को गाली देंगे तो कांग्रेस को वोट पड़ जाएगा? आपको लगा? मैं बहुत जिम्मेदारी से अमीश देवगन जी एक बात को दोहरा देता हूं कि यदा कदा किसी भी व्यक्ति के क्षुद्र टिप्पणियों से कोई राज्य का चुनाव नहीं हारा जाता, और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की एकता पर कोई इससे प्रश्न नहीं उठता। हम एक लक्ष्य के साथ बढ़े हैं, और वो लक्ष्य हमारा सर्वविदित है कि क्या है, कि मोदी सरकार की जो लगातार तानाशाही है और लोकतांत्रिक रवैया है, और देश में 18 करोड़ रोजगार नहीं दिया, उसके खिलाफ हम खड़े हैं। और ये शहजाद जी जो कह रहे हैं कि किसी ने कहां से कहां क्या कह दिया, मैं तो चुनौती देता हूं कि मोदी जी उत्तर भारत दक्षिण भारत कह रहे हैं ना, वायनाड से चुनाव लड़के दिखा दे। बहुत हिम्मत है ना, दक्षिण उत्तर कर रहे हैं, और पूरी पार्टी जो 28 पार्टियां केरल से लेकर के कन्याकुमारी तक एकत्र हुई हैं, उससे जो पीठ में और पेट में दर्द हुआ है एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को, उस पर ये सारी बयानबाजी चलेगी। 4 साल चुनाव नहीं हारे जाते, ओके, 15 साल पुराना कोई वीडियो आ जाएगा, फिर अल्पेश ठाकुर, इनके पार्टी में एक व्यक्ति है अल्पेश ठाकुर, और हार्दिक पटेल ने मोदी जी के बारे में क्या कहा, आज वही है। शहजाद जी ने 4 साल पहले मोदी जी के बारे में क्या कहा रहा था, आज मोदी जी का झुनझुना बजा रहे हैं। तो मेरी बात समझिए कि वर्तमान मौजूदा हालात में वायनाड से चुनाव लड़ ले, पार्टियां यदि संवैधानिक मूल्यों को लेकर खड़ी है तो खड़ी है, चुनौती है तो है, लड़ेंगे। मैं रुक करता हूं सुब्राष्ट्रा का। सुब्राष्ट्रा, यूपी बिहार के लोग टॉयलेट साफ करते हैं दक्षिण भारत में जाके, देश के किसी कोने में भी यूपी बिहार के जो लोग हैं वो बड़ा हार्डवर्क करते हैं, उसके बाद बहुत मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, वहां पहुंचते हैं, चाहे वो कोई भी काम करे, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते। लेकिन इस बयान के बाद कहा जाता है कि एक बयान पर चुनाव हारे और जीते नहीं जाते। 3 राज्यों के भी नतीजे आए हैं हिंदी पट्टी के, साफ हो गई है देश की सबसे पुरानी पार्टी। क्या आपको लगता है कि अभी भी लोग समझ नहीं रहे हैं, या समझाया नहीं जा रहा है, या समझ के भी अनदेखा कर रहे हैं? और क्या यूपी बिहार के लोग टॉयलेट साफ करने के लिए जाते हैं दक्षिण भारत के अंदर? एक बिहारी होने के नाते आपकी राय क्या है इसमें? आमिश जी, मैं बिहारी होने के नाते भी राय देना चाहूंगी, और राजनीतिक गलियारों में जो कुछ भी अभी तक मैंने सीखा है कैंपेन्स के दौरान और कम्युनिकेशन प्लानिंग के दौरान, मैं उसमें 2-3 बातें मैं बताना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि इन बयानों का फर्क पड़ता है। इन बयानों का फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि नीतीश जी ने ही 2015 चुनाव में
बिहारी डीएनए को लेकर के जब टिप्पणी की थी तब प्रधानमंत्री मोदी ने टिप्पणी की थी, याद कीजिए कितना बड़ा कैंपेन लॉन्च किया था। अगर मैं बात मान लूं कि कुछ नेताओं के बयानों का फर्क नहीं पड़ता, तो फिर वो कैंपेन लॉन्च क्यों किया गया था? शब्द वापसी कैंपेन था, उस कैंपेन का हिस्सा भी मैं थी। इसलिए मैं कह रही हूं कि ये जो आर्ग्यूमेंट बनाया जा रहा है, ये अपने आप में इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है। दूसरी बात, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने बहुत तीखी टिप्पणियां की हैं अपने इंडिया अलायंस के ऊपर भी और अपनी पार्टी के ऊपर भी, और मुझे लगता है कि यही रवैया अगर विपक्ष अपनाती है, ईमानदारी से लोगों के बीच बिल्कुल साफगोई से अपनी बातें रखती है, तो शायद विपक्ष में लोगों की विश्वसनीयता जागृत होगी। आप देखिए, प्रमोद कृष्णन जी ने जो भी कहा वो गलत नहीं कहा, लेकिन प्रमोद कृष्णन जी ये भूल जाते हैं कि इनकी पार्टी की स्ट्रैटेजी है, जो ऊपर में जो लोग बैठे हुए, जो 3 लोग बैठे हुए हैं, उनको कुछ वामपंथियों ने और कुछ अनार्किस्ट्स ने ये समझा दिया है स्ट्रैटेजी रूम में कि आप जितना नॉर्थ साउथ करेंगे उतना फायदा आपको होगा। अब ये लोग ग्राउंड से इतने कटे हुए हैं, जो खुद तो सुपड़ा साफ हो गया है, और इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप हिंदी पट्टी को साथ लिए बिना, लेकिन मेरा काउंटर सवाल है, ये तो डीएमके का नेता कह रहा है, ये इंडिया गठबंधन का कांग्रेस का नेता नहीं कह रहा, डीएमके का नेता कह रहा है, लेकिन पर कांग्रेस पे भी रही है, पर सपा पे भी रही है इसकी, और पर आरजेडी और जेडीयू पे भी रही है। इसका नुकसान होगा 2024 के चुनाव के अंदर, ये बात कोई, इसमें कोई दो राय है नहीं। किसी को लग रहा हो इसका नुकसान नहीं होगा, बिहार की जनता माफ करेगी, उत्तर प्रदेश की जनता माफ करेगी पूरे इंडिया अलायंस को इसके लिए। हमने देखा है इन 3 राज्यों के चुनावों के अंदर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं वही कह रही हूं कि जी बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं यही कह रही हूं कि भले ही कांग्रेस के नेता ना बोल रहे हों, लेकिन राहुल गांधी ने आकर के इसका विरोध भी नहीं किया। राहुल गांधी वीडियो बना सकते हैं अगर संसद के बाहर, तो क्या राहुल गांधी एक 10 सेकंड का बाइट नहीं बना सकते? ठीक है, हाँ, भले ही हम अलायंस की स्ट्रैटेजी पे चल रहे हैं, लेकिन हम डीएमके के इस बयान से सहमत नहीं है। लेकिन क्या आपने आधिकारिक रूप से किसी भी उत्तर भारतीय कांग्रेसी नेता का बयान देखा? मैं बार बार कांग्रेस पर जोर इसलिए दे रही हूं क्योंकि कांग्रेस अपने आप को सर्वे सर्वा मान रही है ना उस अलायंस का। या क्या टीएमसी के नेताओं को आपने देखा कि उन्होंने सामने से आकर कहा हो कि हम डीएमके की भर्त्सना करते हैं? तो ये कह देना कि अरे कुछ पार्टी के नेता, और एक अंतिम बात मैं जरूर कहूंगी, तेजस्वी यादव ये ना भूलें कि उनकी राजनीति में पारी अभी बहुत लंबी है, वर्ष में वो मुझसे भी छोटे हैं। तो आप सोचिए कि ये कितनी लंबी पारी खेलनी है उनको राजनीति में। और आज जिस तरीके से उन्होंने दिस दैट का बयान दिया है इस मुद्दे पर, मुझे लगता है कि हर बिहारी को याद रखना चाहिए कि ये वही तेजस्वी यादव हैं जिन पे काफी युवाओं ने उम्मीद का पहरा रखा था जब वो आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। मैं आचार्य जी के पास जाता हूं। आम आकर उसका विरोध करना चाहिए जी। ये कह देना कि आचार्य प्रमोद कृष्णन, 10 सेकंड का समय मुझे और दीजिए। मैं आपको आगे देता हूं समय। 10 सेकंड प्लीज। अच्छा, मैं आपको आगे देता हूं समय। आचार्य जी, पॉइंट ये है जो बात शुभराष्ट्रा ने बोली और कुछ देर पहले सत्य प्रकाश मिश्रा ने बोली कि आचार्य जी ने जो बोला 2-3 राज्य जो आप हारे हो वो हमारे गठबंधन की वजह से नहीं हारे हो, आप अपनी वजह से भी हारे हो वो चुनाव। देखिए अमीश देवगन जी, कोई भी चुनाव जब जीता जाता है उसकी भी बहुत वजह होती हैं, बड़े कारण होते हैं, और जब हारा जाता है उसके भी बहुत कारण होते हैं। लेकिन छोटी छोटी चीजें मिलकर के बड़ी बन जाती हैं। ये जो बयान है, राजनीति तो संवाद का और संपर्क का और समन्वय का ही तो खेल है। और क्या है राजनीति? कोई हल चलाता है क्या? कोई फावड़ा चलाता है क्या? कोई पत्थर ढोके राजनीति करता है क्या? राजनीति संवाद से है। और आज जो वर्तमान युग है उसमें सब रिकॉर्ड पे रहता है। मैं पूछना चाहता हूं, मिश्रा जी बहुत विद्वान हैं, मैं इनको कई बार सुनता हूं, और इनका फर्ज बनता है, इनका दायित्व बनता है कि जिस पक्ष में है उसका अच्छी तरह से अपने धर्म का निर्वहन करें। लेकिन क्या ये दिल पे हाथ रख करके हम में से कोई भी इंडिया अलायंस का पॉलिटिकल आदमी ये कह सकता है कि डीएमके का ये बयान के सनातन को मिटा देंगे, सनातन डेंगू है, मलेरिया है, इसका समर्थन किया जा सकता है? पर क्या उत्तर भारतीयों का जो अपमान रोज हो रहा है, क्या उसका वोट मिलेगा? उनको लगता है अमीश देवगन मुझे पूरा करने दो। ये बहुत जिम्मेदारी की बात है। अमीश, ये दक्षिण में वोट मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिण में जीत जाएंगे। इसमें अमीश, इसमें पॉलिटिकल गेम और पॉलिटिकल खेल मत करो। मैं भावनात्मक दृष्टिकोण से भी इसे कहना चाहता हूं, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहना चाहता हूं। भावनात्मक दृष्टिकोण से
यह धरती राम, कृष्ण और बुद्ध की धरती है। यह धरती मेधा की धरती है, यह थाती की धरती है, यह ज्ञान की धरती है, यह बोध की धरती है। इस धरती के लिए जिन शब्दों का प्रयोग लगातार हो रहा है, यह ठीक नहीं है। सत्ता भाड़ में गई, सत्ता मिले ना मिले उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? यह अस्मिता की बात है, यह हमारे वजूद की बात है, यह हमारे अस्तित्व की बात है। राम हमारी आस्था के आधार है। राम पर भाजपा का ठेका नहीं है कि भाजपा की बपौती है राम। 1980 में भाजपा पैदा हुई, आदिकाल से हैं। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम कहे जाते हैं। कण कण में राम है। राम के बिना भारत का वजूद नहीं है। सनातन के बिना भारत नहीं और भारत के बिना सनातन नहीं। इसको समझ लेना पड़ेगा। जहां तक राजनीतिक दृष्टिकोण है, अमीश, मैं कहना चाहता हूं, इन बयानों से कोई राजनीतिक फायदा इंडिया गठबंधन को नहीं हो रहा है। दक्षिण भारत एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। चाणक्य ने कहा था चंद्रगुप्त से कि सम्राट सुनो, राजा के दो तरह के सलाहकार होते हैं। एक वो जो राजा की इच्छा को देख के बात करते हैं, एक वो जो राजा के हित को, राज्य के हित को देख के बात करते हैं। वो बात अच्छी नहीं है जो तुम्हें अच्छी लगे, वो बात अच्छी है जो तुम्हारे हित में हो, तुम्हारे हक में हो। मैं इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि बीजेपी को जीतने का मौका मत दीजिएगा। सच को स्वीकार करिएगा। जो हमारी गलतियां, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। हो सकता है भारत की जनता हमें फिर मौका दे। सत्यप्रकाश जी, क्या कहिएगा? कई चीजें तो बिल्कुल स्पष्ट है। अमीश देवगन जी, मैं आ रहा था आचार्य जी की बात पर। देखिए, कबीर के भी राम हैं, तुलसी के अलग राम हैं, मीरा के भी राम हैं, और डॉक्टर राम मनोहर रॉय लोहिया ने राम पर अलग से लिखा है, उनके समाजवाद के राम है। नीतीश कुमार जी का जब रामचरितमानस पर अलग अलग टिप्पणी हुई तो स्पष्ट बयान आया कि हम भारत के मंत्री को हटाया क्या नीतीश कुमार जी ने? स्वरूप में करते नीतीश जी ने मंत्री को हटाया प्रोफेसर चंद्रशेखर को। मेरा सवाल है आपसे, ये जिसने सनातन को लेके इतनी भद्दी बात बोली, रामचरितमानस को लेके इतनी घोर आपत्तिजनक बात बोली, लोगों की राय उस बारे में अलग हो सकती है। लोहिया जी ने भी इस बात को कहा है कि उसमें हीरे मोती हैं, चुन लीजिए, और कुछ कूड़े कचड़े होंगे उसको देखेंगे। इस बात पर लोकतंत्र में आपस में बहस संवाद हो सकता है, लेकिन सवाल यह है क्या जो ये मोदी वाले राम हैं, जो सर्वधर्म संभाव की जगह सर्वधर्म टकराव की बात करते हैं, तो क्या उनको हम जगह देंगे? हिस्सा कूड़ा कचरा है। धर्म को आचार्य जी ये बात सुन रहे हैं, एक अल्पसंख्यक आचार्य जी ये बात सुन रहे हैं। मैं अल्पसंख्यक ही सही, भारत की संस्कृति का पैरोकार तो हूँ, भारत की संस्कृति का पैरोकार तो हूँ, जो अल्पसंख्यक नहीं बोल सकता। कहना कि देश में चुनाव हारोगे तो पटाखा कहीं और छूटेगा। रुक जाइए, ये शहजाद अल्पसंख्यक का है, इसका मतलब क्या है? नरेंद्र बड़ी खबर आ रही है, भारत जोड़ो यात्रा यानी यूपी जोड़ो यात्रा में इमरान मसूद कांग्रेस के नेता ने अपने ही नेता को थप्पड़ जड़ दिया है। वो तस्वीरें हमारे पास आ गई हैं। कांग्रेस की पदयात्रा में मारपीट हुई क्या है, इस समय की ये ब्रेकिंग स्टोरी है। इमरान मसूद ने एक युवक को थप्पड़ मार दिया जबकि यूपी में जोड़ो यात्रा निकल रही थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, ये है इमरान मसूद और थप्पड़ मार रहे हैं, ये थप्पड़ मार रहे हैं एक युवक को। उसके बाद क्लैरिफिकेशन दे रहे कि देखिए मेरा तो वो परिवार वाला था इसलिए मैंने थप्पड़ मार दिया। लेकिन क्या इस तरह की तस्वीरें जब कांग्रेस की आएगी तो यूपी में क्या वोट मिल जाएगा, ये भी बात है। ये इमरान मसूद की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन अपनी बात को आप संपूर्ण करिए। एक सेकेंड, आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपका रिएक्शन इसके ऊपर, थप्पड़ पड़े हैं थप्पड़ कांड के ऊपर, और सत्यप्रकाश मिश्रा ने भी कुछ बोला है। 10-15 सेकेंड आचार्य जी। देखिए अमीश जी, इमरान मसूद अभी कांग्रेस में कुछ दिन पहले आए हैं, उससे पहले वो समाजवादी में गए थे और बसपा में भी गए थे, पहले वो कांग्रेस में ही थे। अब इमरान मसूद ने किसको थप्पड़ मारा है अभी मुझे कुछ नहीं मालूम है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूँ। जहाँ तक सवाल है मिश्रा जी का, मिश्रा जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। वो विद्वान व्यक्ति हैं, कबीर के राम हैं, तुलसी के राम हैं, वाल्मीकि के राम हैं, शबरी के राम हैं, राम सबके हैं। राम कोई भाजपा और कांग्रेस और समाजवादी की बात नहीं है। पर विषय यह होता है कि जब कोई व्यक्ति रामचरितमानस के खिलाफ बोलता है, जब कोई व्यक्ति रामायण के खिलाफ बोलता है, जब कोई व्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास के खिलाफ बोलता है, तो यह बात ठीक है। शाब्दिक दृष्टिकोण से हम उसे जस्टिफाइड कर सकते हैं, लेकिन रामायण हमारी आस्था का आधार है। आस्था तर्क की मोहताज नहीं है। अगर कोई कल को कह दे कि साहब आचार्य प्रमोद कृष्णम की
जो आस्था है कि भगवान का अवतार होगा, भगवान के 9 अवतार हो चुके, 10वां अवतार कल्कि होगा, ये कल्कि धाम क्यों बन रहा है, कल्कि का मंदिर क्यों बन रहा है? तो मैं सबूत कहां से लाऊंगा? लेकिन मेरी आस्था है और भारत का संविधान प्रत्येक वक्त है बहुत बड़ी खबर का। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बहुत बड़ा विवादित बयान दे दिया है और विवादित बयान में कहा है कि हिंदू धर्म एक धोखा है। यह कहा है इस बयान के अंदर हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। यह कहा है इस बयान के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य, महासचिव है समाजवादी पार्टी के। और इस स्टेटमेंट में क्या बोला आइए सुन लेते हैं पहले और फिर मैं बढ़ता हूं आगे। बहुत बड़ी खबर है इस समय की। हिंदू एक धोखा है। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। हिंदू एक धोखा है। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। इस समय की एक बड़ी स्टेटमेंट है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कई मेहमान हैं, लेकिन सुनील यादव का मैं रुक कर लेता हूं। सुनील यादव, क्या कहना चाहते हैं? पहले डीएम के नेता का बयान और अब समाजवादी पार्टी के नेता का बयान, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमीश जी, मैं आपकी पूरी डिबेट सुन रहा हूं, मैंने सबके विचार सुने। मैं केवल एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके कार्यक्रम में कह सकता हूं। अगर इस देश को कोई बांटना चाहे, धर्म को बांटना चाहे या कमजोर करना चाहे या किसी जाति को कमजोर करना चाहे, यह संभव नहीं है। देश कैसे कमजोर हो जाएगा, किसी का धर्म कैसे कमजोर हो जाएगा? लेकिन धर्म हमारा निजी विषय है, धर्म को हम मानते हैं, हमारी आस्था है। लेकिन यह देश धर्म से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। तो अगर संविधान संकट में होगा तो हम सवाल खड़ा करेंगे। अगर कहीं बंटवारे की बात आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बंटवारा करना चाहता है, इंडिया गठबंधन कहां बंटवारा करना चाहता है या समाजवादी पार्टी कहां बंटवारे की बात कर रही? हम तो पूरे देश के एक नजरिए से देखते हैं जी। और पर ये हिंदू धर्म सवाल खड़ा कर रहे हैं यूपी क्या ये और हिंदू बिहार धर्म पर। धोखा है स्वामी प्रसाद मौर्य की? अब आपने 1.5 मिनट टिप्पणी करी, क्या हिंदू धर्म धोखा है जो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं? कोई धर्म, किसी का धर्म, किसी की जाति कोई धोखा नहीं है। क्यों कह रहे हैं? हम किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं। ना माने पर हमारे धर्म को धोखा क्यों बोलेंगे? वो क्यों कह रहे हैं? हम नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम सनातनी हैं, हम वो ये भी कह रहे हैं कि हिंदू धर्म कुछ लोगों के लिए धंधा है, भारतवासी हैं। हां, अगर देखिए 2 चीजें हैं ना अमीश जी। अगर हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या जो जितने भी धर्म हैं, ये धर्म हमको आपको जीवन जीने की शैली बताते हैं। हम जीवन में कैसे अच्छा काम करके कैसे स्वस्थ रहें, कैसे समाज में काम करें, कैसे देश को तरक्की के लिए ले जाएं। लेकिन अगर इसी के आड़ में किसी भी धर्म में कोई ठेकेदार बन जाए, उससे अपना घर परिवार चलाए, उससे अपनी इनकम करे, तो ये उसका व्यापार हो जाए। सुनील साजन जी ने एक अच्छी बात की, उन्होंने कहा देश संविधान से चलेगा, धर्म से नहीं। तो जब सुप्रीम कोर्ट का 3 तलाक पे फैसला है, उसका विरोध क्यों किया? और यूसीसी का विरोध क्यों करते? यूसीसी तो संविधान में लिखा है, वहां पर कहते हैं धर्म सबसे आगे होगा और यूसीसी पीछे हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी के नेता ने तो ऑन रिकॉर्ड कहा है, चाहे वो शफीकुर रहमान बर्क हो, उन्होंने आवारा कह दिया जब बच्चियों की एज को, मैरिज एज को बढ़ाया गया। और चाहे एसटी हसन हो, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो यूसीसी आ जाएगा, 4 शादी करने नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार के, हाँ, अब आते हैं इस प्रकार के सनातन और हिंदू धर्म के खिलाफ जो टिप्पणियां हो रही है। देखिए, एक पॉलिटिक्स ऑफ कैप है, कंपेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स। इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेता आते हैं, वो हिंदू धर्म को गाली देते हैं, तो कांग्रेस को लगता है मैं कहीं पीछे नहीं रह जाऊं, तो इस प्रतिस्पर्धा में वो आकर कहती है कि राम जी काल्पनिक है, हिंदू टेरर है। फिर समाजवादी पार्टी, जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलाने का गर्व मनाया था, वो आकर कहती है कि हिंदू धर्म धोखा है, रामचरितमानस को लेकर, मां लक्ष्मी को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता सवाल उठाते हैं। और जेडीयू इतना यहां पर आकर मॉरल हाई स्टैंड लेती है। जैसे ये बयान आया, उसका खंडन करना तो दूर, हिंदुओं के त्योहारों की छुट्टियां किसने काटी? वो जेडीयू की सरकार थी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ओके, सुनील यादव, आपका स्टेटमेंट, आपकी राय सुनील यादव जी। सुनील यादव, देन शुभराष्ट्र। देखिए शहजाद भाई किसी नेता के बयान को समाजवादी पार्टी का बयान बता दे रहे हैं। अजय बताइए, उत्तर प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को बलात्कार के केस में, नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के केस में सजा हुई, तो क्या हम इनकी पूरी पार्टी को आइडियोलॉजी मान लें कि ये गलत है? कोई व्यक्ति, कोई विधायक, कोई सांसद अगर बयान देता तो पार्टी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं,
समाजवादी पार्टी ने कब कहा कि हम पर ये सनातन तो के लगातार खिलाफ हैं? बयान दे रहे हैं, एक हमसे बार बड़े ये तो हिंदू गलती हैं क्या समझ में भारतीय आता है, जनता पार्टी में? दो बार ही हो तो समझ में नहीं, आता है कि दूसरी बार नहीं, गलती हमसे करती। ज्यादा- जो व्यक्ति 10 बार ये कर देखिए, चुका हो, इसका अमीश मतलब भाई। प्लानिंग के तहत कर रहा है, और इंडिया अलायंस इस पर मौन है, इसका मतलब मौन अमीश भाई। समर्थन है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, इंडिया अलायंस ये मानता अमीश है, भाई। कांग्रेस ये मानती है, समाजवादी पार्टी ये मानती है, अमीश भाई। आरजेडी ये मानती है। ये सवाल खड़ा करेगी, देश की पब्लिक सवाल खड़ा करेगी, सड़कों पे पूछेगी ये सवाल आपसे जब प्रचार करने जाएंगे। क्या हिंदू धर्म धोखा है? क्या हिंदू धर्म धंधा है किसी के लिए? अमीश भाई, ये बात किसी और धर्म के लिए बोल सकता है कोई क्या? अमीश भाई, सुनील जी, आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन क्यों इस नहीं तरह बोल के सकता? नेता को अगर आप सहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स का नुकसान नहीं कर रहे, इस देश का भी नुकसान कर रहे हैं। देखिए, आप जिस अपने कार्यक्रम में बड़ी ताकत के साथ कह रहे हैं, हम उतनी ही ताकत के साथ कह रहे हैं ना कि हम धर्म को मानते हैं। अब कैसे आपको समझाएं? अगर आपसे मैं पूछूं कि आप सनातनी हैं कि हिंदू हैं, आप क्या जवाब देंगे? हिंदू है, सनातनी है, एक ही बात है। अमीश सूर्य भाई, और आप रोशनी क्या हैं? अलग थोड़ी है। सूर्य और सूर्य अगर की एक रोशनी ही अलग बात- थोड़ी है, फल और अगर फल एक का ही रस बात अलग थोड़ी है, है। हिंदू, अरे मेरी हिंदुत्व, बात सुन सनातनी लीजिए। सब एक है, अरे मेरी कुछ अलग बात नहीं है। सुन लो। अगर सब एक हैं तो मैंने शुरुआत में ही कहा कि अगर कोई कहता है कि हम देश को कमजोर कर देंगे, धर्म को कमजोर कर देंगे, सनातन को कमजोर कर देंगे, या किसी भी धर्म को कमजोर कर देंगे, तो वो व्यक्ति समझदार नहीं हो सकता, और इसकी हम निंदा करते हैं। और हम ये आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं जी, शुभ आस्था कि हम समाजवादी होने के साथ साथ हम आस्थावादी भी हैं। क्या हम भगवान राम को नहीं मानते? भगवान कृष्ण को नहीं मानते? हम प्रमाण पत्र देते रहेंगे। शिवराज जी, मुझे लगता है मैंने आपका नाम का प्रोनाउंसिएशन तो ठीक करा है, लेकिन कई बार जल्दबाजी में हो जाता है, उस त्रुटि के लिए माफी। ओके, यू मेक योर पॉइंट। हिंदू धर्म एक धोखा है, और यह बात गलती से तो नहीं होती हुई दिख रही, एक के बाद एक हो रहा है, एक क्रोनोलॉजी है। जी आमिश जी, मुझे लगता है कि वो सुनील जी हो या वो आचार्य प्रमोद कृष्णन जी हो, ये बात हमें समझना होगा कि इंडी अलायंस हो या अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो इस अलायंस का हिस्सा हैं, उनमें कुछ नेता जरूर ऐसे हैं जिनकी हिंदू धर्म में आस्था है, जो सनातन को मानते हैं, उस पर गर्व करते हैं। लेकिन जब आप एक पार्टी पोजीशन की बात बोलते हैं, जब आप एक अलायंस की पोजीशन पे बात करते हैं, उस सिचुएशन में सुनील यादव जी का या आचार्य प्रमोद कृष्णन जी के शब्दों का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि ये सिलसिलेवार तरीके से, स्ट्रेटेजिक तरीके से गलत बयानबाजी की जा रही है, और या तो मौन समर्थन है या मुखर विरोध नहीं है। उसका अर्थ जनता क्या लगाए, आप मुझे बताइए। सुनील यादव जी यहाँ कह रहे हैं कि हम तो सनातन को मानते हैं, प्रमोद कृष्णन जी ने कहा कि रोम रोम में राम बसे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब मैं पास्ट में जाऊं तो कार सेवकों पर गोलियां किस सरकार ने चलवाई थी? अगर मैं अभी की ही बात करूं तो कपिल सिब्बल ने किसके लिए, जब कोर्ट में जब लड़ा गया था राम मंदिर को लेकर, तो कपिल सिब्बल जी किस तरफ खड़े थे? ये सारी जो विसंगतियां हैं इस अलायंस की, या कांग्रेस पार्टी की, या समाजवादी पार्टी की, या इस अलायंस के जितने भी लोग हैं, इनको समझना होगा। दूसरी बात जो मैं पहले भी कहते कहते आपने मुझे रोक दिया था, देखिए इन लोगों को गलत पट्टी पढ़ा दी गई है कि आप नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात अगर कर लें या सनातन को गाली दे दें तो एक वर्ग है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो तुष्ट होती रहेगी। लेकिन इनको उन लोगों ने, जिन लोगों ने समझाया है, चूंकि उनकी आस्था ही नहीं है हिंदू धर्म में, तो ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि आप जिन लोगों को तुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके अलावा भी एक साइजेबल पॉपुलेशन है जो आपसे जुड़ना चाहती है, लेकिन आप स्वयं ही ऐसी बातें बोलते हैं कि वो चाह करके भी आपसे नहीं जुड़ सकती। ठीक है, आप मुझे बताइए आमिश जी, आप एक प्रश्न मैं पूछ रही हूँ, मैं जो लगातार पूछ रही हूँ जब से मथुरा पे बात चल रही है, क्या समाजवादी पार्टी अपने मुस्लिम नेताओं के बीच जाकर हाथ जोड़कर ये नहीं कह सकती कि रसखान की कविताओं का पाठ आप अपने मंच से करना शुरू कीजिए? क्या रसखान कम मुसलमान थे? ठीक है, सुनील यादव, क्या आप मुझे बताइए, रसखान से बड़ा मुस्लिम कौन होगा? लेकिन कृष्ण भक्ति पर जो उन्होंने लिखा, कोई मिसाल नहीं है। एक सेकंड, मैं 20 सेकंड में सम्मिलित कर लूंगा। अगर आप फुल फ्रेम सुनील जी को काटेंगे तो उनके पीछे भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर मुझे दिखाई दे रही है। सुनील साजन जी, आपके सांसद शफीकुर रहमान बर्क, जो अभी शुभ्राशा बहन बता रही थी, उन्होंने मथुरा
मथुरा में जब केस चल रहा था तो उन्होंने कहा कि ओवर माय डेड बॉडी मथुरा में कुछ बनेगा और राम मंदिर जैसे अवैध तरीके से बना, यदि ऐसी कोशिश की गई तो हम लोग धरने पर बैठ जाएंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मथुरा पर आपका क्या स्टैंड है? वो श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, आप वहां पर भव्य मंदिर चाहते हैं या शफीकुर रहमान बर्क जो है वो सही है, और अगर वो गलत है तो उन पर कार्रवाई क्या होगी? देखिए अमीश जी, दोनों लोगों की बातें मैंने सुनी। पहले मैं भगवान राम पर आता हूं। हम समाजवादी लोग हैं और डॉक्टर लोहिया को शहजाद भाई आप भी पढ़िएगा, और अगर समाजवाद कहीं से निकला है तो भगवान राम के जीवन से निकला है। जितनी बातें समाजवाद में कही जाती हैं वो सामाजिक बराबरी की, आर्थिक बराबरी की, या छुआछूत के खिलाफ, या धार्मिक बराबरी की, पूरे जीवन भगवान राम में वो ये सोनिया गांधी और डीएमके को बताओ ना भाई, मुझे क्यों बता रहे हो? हम तो राम की स्तुति करते हैं। 10 सेकंड अपनी बात। अरे मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, मुझे जानकारी है। आप केवल नहीं सुन रहे हैं ना। सुनील जी जहां अब तक अपनी ये बात को रखिए चैनल 10 सेकंड। जी एक, जहां तक सवाल भगवान श्री कृष्ण का है, यह आस्था का विषय है। क्या हम वृंदावन नहीं जाते या मथुरा नहीं जाते? लेकिन अगर कोई मामला माननीय न्यायालय में है तो उस पर ना तो टीवी डिबेट पर हम कुछ बोल सकते हैं ना अमित भाई बोल सकते हैं। सही बात आपने जो बोला, फैसला आपने होगा, बोला मतलब ये मथुरा में कृष्ण फैसला जन्मभूमि का विरोध कर रहे हैं, ये मंदिर नहीं चाहते वहां पे। समाजवादी पार्टी मंदिर नहीं चाहती, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है आपके चैनल पे। ये कह रहे हैं ये विवादित मामला है, कैसी बात आप मंदिर नहीं चाहते। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर अगर मथुरा में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा भाई? रोम में, इटली में, या सऊदी अरब में? वहां तो नहीं बन सकता, मथुरा में बनेगा। परंतु मुझे बताइए शफीकुर रहमान बर्क पर दुनिया में बनेगा, उन्होंने क्यों कहा कि प्रदर्शन होगा? लेकिन देखिए सुनील जी, आप कहते हैं कि भगवान राम को आस्था हमारी भी है, भगवान कृष्ण में आस्था हमारी भी है, सनातन को हम भी मानते हैं, लेकिन आपके नेताओं के इन बयानों में कोई डीएमके अपनी सारी की सारी सीटें कांग्रेस को नहीं दे रही, कांग्रेस को इसका फायदा मिल रहा है। ये कांग्रेस के साथ जो गेम हो रहा है वो कांग्रेस को समझना चाहिए। तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस को 90% सीटें नहीं मिल रही, 90% सीटें लड़ेगी वहां पे डीएमके जीतेगी। तो अगर डीएमके जीतेगी, कांग्रेस नहीं जीतेगी वहां पर। पॉइंट नंबर 1, उत्तर भारत के लायक के कांग्रेस को छोड़ेंगे नहीं। उत्तर भारत, मध्य भारत, महाराष्ट्र तक के कांग्रेस को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब ये सनातन को गाली देंगे, जब ये यूपी बिहार को गाली देंगे, यूपी बिहार की पॉपुलेशन जानते हैं ये पूरे देश भर में, दुनिया भर में भी इनको पता है कितने यूपीआईट और बिहारी हैं, कितने यूपी और बिहार के लोग हैं। सामान्य बात है क्या ये? कुल मिलाकर कांग्रेस की कहानी खत्म करने का यह प्लान है, और कांग्रेस की कहानी इसलिए खत्म करने का यह प्लान है क्योंकि ना डीएमके सीटें देगी ना सपा सीटें देगी। लेकिन इन सब के बयान भारी अगर किसी को पड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी को पड़ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को यह सोच रहा है कि इन बयानों के साथ खड़ी है या इनके विरोध में खड़ी है। मैं आपको बताता हूं सत्य प्रकाश मिश्रा, आप कहते हैं कि देखिए नीतीश जी का तो एक नीतीश जी की सुशासन बाबू है, इस तरह के बयानों को वो टॉलरेट क्यों कर रहे हैं? क्या आपको लगता नहीं है टॉयलेट साफ करते हैं यूपी और बिहार के लोग, और उस बयान पर अगर आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे, उस बयान पर आप गठबंधन नहीं छोड़ेंगे, तो आपको बिहार की जनता माफ करेगी आने वाले चुनावों में। देखिए कांग्रेस का हश्र क्या हुआ है 3 राज्यों के अंदर, देखा नहीं आपने क्या? मैंने शुरुआत में कह दिया कि कोई निम्न टिप्पणी कोई 4 साल पहले कर गया है, उस पर तेजस्वी जी ने अपनी आपत्ति घनघोर दर्ज कराई है। रही बात की गठबंधन के जो 28 नेता हैं वो एक सूत्र में एक साथ एक मूल्यों पर सामने पूरे देश के लिए आए हैं, विविध संस्कृति को लेकर आए हैं। आप कह दीजिए मत कहो, दुष्यंत कुमार का एक बहुत अच्छा शेर है, इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, बात इतनी है कि घुटनों तक हर व्यक्ति सना है। मैं स्पष्ट कह दूं, ये उत्तर दक्षिण की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का खेल है। 4 साल पहले कांग्रेस के नेता ने क्या कहा वो खोज कर लाए हैं। जिस दिन चुनाव हारी कांग्रेस, उसी दिन कांग्रेस के नेता ने ट्वीट करा नॉर्थ वर्सेस साउथ। अल्पेश ठाकुर ने क्या कहा था उत्तर भारतीयों के बारे में, उसकी आरती उतारी जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुजरात में। ऐसे भरे पड़े हैं जो पिछले कई सालों में क्या क्या, मैंने क्या कहा, हर का कीचड़ घुटनों तक सना है, इस कदर कीचड़ बिछी है। 10 सेकंड इस स्पष्ट बात मैं यहाँ से बहुत स्पष्ट और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। अमित जी लगातार ऐसे करते 28 की 28 पार्टियां यही करते हैं लगातार। 10 सेकंड अमित जी देखिए, सबसे पहले तो ये कोई एकाध बयान नहीं है, मैं आपको 2023 के 3 बयान सुनाता हूँ। बिहारी इसमें कम दिमाग होता है, ये छपा हुआ है। दूसरा बयान, तेलंगाना नॉर्थ इंडियंस पानीपुरी बेचते हैं, ये 2023 का बयान है। इस पे क्या कार्रवाई की नीतीश कुमार जी ने? जी, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार टक्कर का ये एडिशन जारी है।
आप देखते रहिए व्यूअर्स CNBC आवाज पे टक्कर का मंडे एडिशन। बात सत्य और तथ्य की 500 साल की तपस्या और करीब 200 साल की कानूनी लड़ाई के बाद मिली जीत अब उस्तव का रूप लेने जा रही है। लेकिन प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या अपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सज धज कर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। 22 जनवरी वो दिन है जिसका इंतजार पूरा ब्रह्मांड पल के बिछाई कर रहा होगा। लेकिन यह दिन ऐसे ही नसीब नहीं हुआ है। इस महायज्ञ में ना जाने कितनों ने अपनी जवानी खपा दी, न जाने कितनों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़ा था। 19 जनवरी 1885 को पहली बार मामला कोर्ट में पहुंचा और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। एक तरफ अदालतों में राम मंदिर की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो दूसरी ओर सड़क पर लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक यात्रा के जरिए जन जागृति का अभियान चलाया। खास बात यह है कि उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी के सारथी कोई और नहीं बल्कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। तो दूसरी ओर कई सियासी दलों ने खुलकर मंदिर आंदोलन का विरोध किया, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। यहां तक कहा गया कि एक दिन जब वो सत्ता में आएंगे तो फिर से मस्जिद तामील करवा देंगे। ये पार्टियां राम मंदिर की राह में रोड़े अटकाती रहीं और सियासी हैसियत के हिसाब से लगातार सिमटती रही। वहीं 2 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी ने राम नाम के आशीर्वाद से 300 सीटों तक का सफर तय कर लिया। और यही वजह है कि बीजेपी ने जो कहा था और वो उसे पूरा करके दिखा रही है, यानी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया था और आज से 28 दिन बाद 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा भी करेंगे। 84 सेकंड के अभिजीत मुहूर्त में श्री राम लला की पहली आरती पीएम ही उतारेंगे। इस दौरान 25,000 कुंडों में मंत्रोच्चारण होगा, हवन पूजन होगा। प्रभु श्री राम का मंदिर करीब 1100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। अकेले मुख्य ढांचे में 300 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में श्री राम की 51 इंच लंबी मूर्ति विराजमान होगी। श्री राम के चरण संगमरमर से बन के तैयार हो चुके हैं और रामलला का दरबार खुलने को तैयार है। सोचिए कितना लंबा इतिहास है इस राम मंदिर का, और उस सनातन धर्म को, उस श्री रामचरितमानस को ये लोग गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं। ये देश राम का देश है, कैसे माफ कर पाए। तो टक्कर के आज के एडिशन में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। शहजाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल टक्कर के एडिशन को आज यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपका दिन आज का अच्छा बीता होगा। एक बार फिर आपको चलते चलते मैरी क्रिसमस, गुड नाइट।